हाँ, देखो बच्चों, हम फिर आपके सामने अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि आप लोग, जब हमारा पैसिव का वीडियो चल रहा तो आप लोग कमेंट्स में दे रहे थे कि नरेशन पढ़ाया जाए, नरेशन में दिक्कत हो रही है। तो हमारा आज का वीडियो नरेशन पर ही बताया जाएगा, अर्थात नरेशन जिसको हम सामान्य भाषा में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कहते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, चाहे आप एकेडमिक पढ़ाई ले लीजिए 9, 10, 11, 12 के लिए, और चाहे आप इसको ले लीजिए कंपटीशन के लिए। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है नरेशन। बहुत आसान भी नहीं है, किंतु पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत कठिन भी नहीं है। तो हम आप आते हैं और समझते हैं। आज हमारा आज पहला दिन है नरेशन के ऊपर, इसलिए बेसिक चीज़ें आपको नरेशन की बताई जाएंगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी, शुरुआत कैसे इसकी होती है, शुरुआती चीज़ों में आपको करना क्या होता है। फिर आगे वीडियो बनते रहेंगे हमारे नरेशन के ऊपर, 5-6 वीडियो बनाए जाएंगे। फिर आपको गहराई से नरेशन पढ़ाया जाएगा, गहराई से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट समझाया जाएगा। किंतु आज शुरुआती वीडियो है, तो हम प्रयास ये करेंगे कि शुरुआत में आप उन महत्वपूर्ण चीज़ों को जानें जिसके अभाव में आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जैसी प्रक्रिया, अर्थात डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को कठिन महसूस करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझने के बाद आपको बड़ा ही सरल महसूस होगा, और फिर आगे जैसे जैसे वीडियो आपको मिलता रहेगा तो कठिन से कठिन वाक्यों को उठाया जाएगा, कठिन से कठिन नियमों को उठाया जाएगा, और जिस दिन वीडियो समाप्त होगा हम आशा लगाते हैं कि आपकी संपूर्ण कठिनता दूर हो जाएगी, संपूर्ण परेशानी दूर हो जाएगी, और आपको बड़ा ही सरल चैप्टर है या सरल ग्रामर का पोर्शन प्रतीत होने लगेगा। तो आते हैं हम नरेशन पे। ध्यान दीजिए आप, NARRATION, नरेशन। नरेशन जिसको शुद्ध भाषा में हम वार्तालाप कहते हैं, हिंदी भाषा में। सामान्य भाषा में इसको हम बातचीत भी कहते हैं। नरेशन को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, डायरेक्ट स्पीच जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। नंबर 2, इनडायरेक्ट स्पीच जिसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। अर्थात नरेट यानी वर्णन, वहीं से नरेशन बना हुआ है, अर्थात बातचीत, वार्तालाप। और बातचीत 2 तरीके से होती है। एक तो हम आप सामने सामने बैठ के बातचीत करते हैं, एक दूसरे से हमारी वार्तालाप एक दूसरे के सम्मुख होती है, तो वह होता है डायरेक्ट स्पीच। और जब उसी बात को किसी तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है तो वह होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमको शुरुआती क्षणों में जानना है कि डायरेक्ट स्पीच के वाक्य कैसे लिखे जाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्य कैसे लिखे जाते हैं, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है। एक वाक्य आपके सामने हम लेके आ रहे हैं डायरेक्ट स्पीच का, समझने का प्रयास करें आप गहराई के साथ। राम सेड टू मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा, अरुण इज बीपिंग। ये आपका वाक्य डीएस का है। डीएस अर्थात डायरेक्ट स्पीच। ध्यान दीजिए, डायरेक्ट स्पीच के वाक्य कामा और इन्वर्टेड कामा के प्रयोग से बनाए जाते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामा के प्रयोग से बनाए जाते हैं। और आपको ध्यान देना है कि डायरेक्ट स्पीच मुख्यतः 2 भागों में विभाजित होते हैं। क्या एक ऐसा भाग जो इन्वर्टेड कामा के पहले का है, एक और एक ऐसा भाग जो इन्वर्टेड कामा के बाद का है। अर्थात इसके 2 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ए डायरेक्ट स्पीच। आगे वाले पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और पीछे वाले भाग को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसे रिपोर्टेड पार्ट भी कहा जाता है।
चाहे रिपोर्टेड स्पीच कहिए और चाहे रिपोर्टेड पार्ट कहिए। या अर्थात आप समझने का प्रयास करें कि जो इन्वर्टेड कामा से आगे वाला भाग होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग होता है वो रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में कितने शब्द आ सकते हैं? तो कम से कम रिपोर्टिंग वर्ब में 2 शब्द आ सकते हैं, एक तो रिपोर्टर और दूसरा वर्ब। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के भाग देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब इतने समय हमारे पास 4 भागों में बटा हुआ है। जो सबसे पहला भाग है राम, राम को हम सामान्य भाषा में, ग्रामर की भाषा में रिपोर्टर कहेंगे। रिपोर्टर नहीं कहेंगे तो स्पीकर कहेंगे, अब अगर स्पीकर नहीं कहेंगे तो हम भैया इसको सब्जेक्ट कहेंगे। ध्यान दीजिए भैया, राम क्या है? राम हमारा रिपोर्टर है, अर्थात सूचना देने वाला। राम ने मोहन से कहा कि अरुण रो रहा है, अर्थात सूचना देने वाला कौन है? सूचना देने वाला राम है, इसलिए हो गया रिपोर्टर। चलो रिपोर्टर ना कह के हम स्पीकर कहते हैं। स्पीकर माने वक्ता यानी बोलने वाला। इस वाक्य में प्रमुख बोलने वाला, पहला बोलने वाला कौन है? राम है। राम कह रहा है मोहन से कि अरुण रो रहा है, चलो इसको हम स्पीकर कह देते हैं। और कुछ लोग इसको सब्जेक्ट भी कहते हैं, अर्थात कर्ता यानी कार्य करने वाला कौन है? राम है। इसलिए राम को चाहे हम रिपोर्टर कहें, चाहे स्पीकर कहें और चाहे सब्जेक्ट कहें। उसके बाद जो आया हुआ है, उसके बाद जो आया हुआ है वह क्या है? उसके बाद जो आया हुआ है वो सेड है। सेड क्या है? सेड है भैया वर्ब। वर्ब अर्थात क्रिया। तो क्रिया यानी काम करने वाला, जो काम किया जा रहा है। तो काम क्या किया जा रहा है? कहने का, बोलने का। तो भैया कम से कम 2 शब्दों का रहना आवश्यक है। किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में। एक रिपोर्टर का और एक वर्ब का, इन्हीं दोनों से मिलकर बना है रिपोर्टिंग वर्ब। किंतु कभी कभी 2 से ज्यादा आ जाते हैं। तो यहां पर तीसरा शब्द क्या है? तीसरा शब्द यहां पर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अर्थात संबंध बोधक अव्यय। और चौथा शब्द क्या है यहां पर? चौथा शब्द है भैया ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म। यहां कुल मिलाकर कितने शब्द हैं रिपोर्टिंग वर्ब में? एक राम है जिसको हम रिपोर्टर या स्पीकर या सब्जेक्ट कहेंगे, एक सेड है जिसको हम वर्ब कहेंगे, एक टू है जिसको हम प्रीपोजिशन कहेंगे, एक मोहन है जिसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। अर्थात 4 शब्द, अधिकतम 4 शब्द, न्यूनतम 2 शब्द आते हैं कहाँ? रिपोर्टिंग वर्ब में। अगर कोई अपवादित वाक्य है तो 1 शब्द बढ़ भी जाते हैं। आगे आप ध्यान दीजिए। अब आप कहोगे सर रिपोर्टेड स्पीच में कितने शब्द आते हैं? तो भैया पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी भाग हैं, जिसको आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजक्शन, इनके नाम जानते हैं, तो ये सब रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट जिसको आप कहते हैं उसमें आ सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि डायरेक्ट स्पीच कितने भाग होते हैं? 2 होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टिंग वर्ब को शॉर्ट में कहा जाता है आरवी, आर से रिपोर्टिंग, वी से वर्ब, और रिपोर्टेड स्पीच को आरएस यानी आर से रिपोर्टेड, एस से स्पीच, या आरपी, आर से रिपोर्टेड, पी से पार्ट। तो डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। चलिए अब थोड़ा से हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा से हम आगे बढ़ते हैं। समझने का प्रयास आप करें, समझने का प्रयास आप करें। सपोज दैट हमारे सामने एक वाक्य आ गया। क्या वाक्य आ गया? राम सेज कामा इन्वर्टेड कामा ऋतु इज हैप्पी। एक वाक्य आ गया। आई से टू राहुल कामा इन्वर्टेड कामा दीपक वाज गोइंग टू स्कूल। ध्यान दीजिए, यहां 2 वाक्य आए हैं।
तो आप समझिए भैया, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट टेंस रहता है तो रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया नहीं बदलती है। अर्थात इन्वर्टेड कामा के आगे अगर प्रेजेंट टेंस है तो इन्वर्टेड कामा के अंदर की क्रिया नहीं बदलेगी। इन्वर्टेड कामा के आगे अगर फ्यूचर टेंस है तो इन्वर्टेड कामा के अंदर की क्रिया नहीं बदलेगी। और अगर इन्वर्टेड कामा के पहले पास्ट टेंस है तो इन्वर्टेड कामा के अंदर की क्रिया बदलेगी, नियमानुसार बदलेगी, आगे आपको बताया जाएगा। ध्यान दीजिए, फिलहाल हम यहां देखते हैं, दो वाक्य हमारे सामने हैं। राम क्या है? रिपोर्टर है। रिपोर्टर कभी बदलता ही नहीं है। चलिए, राम अगर सेज के बाद टू आया होता तो टेल्स हो जाता, किंतु सेज के बाद टू आया नहीं है भैया, तो हमारा यही सेज सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। राम सेज, कामा इन्वर्टेड कामा को भगाइए, दैट को लगाइए, इनडायरेक्ट बनाइए। कहाँ? असर्टिव में। असर्टिव अर्थात अफर्मेटिव और निगेटिव में। अब इसके बाद क्या है? असर्टिव कैसे है आप जान ही रहे हैं। वाक्य क्या है? अफर्मेटिव है, इसलिए यहाँ क्या लगा है? इन्वर्टेड कामा हटा के दैट। अब ऋतु क्या है? नाउन है, और नाउन भैया कहीं नहीं जाता, इनडायरेक्ट में। ऊपर से प्रॉपर नाउन, नाउन कोई भी नाउन हो सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। आगे प्रेजेंट टेंस है भैया, क्यों? आप क्रिया में यस बढ़ा है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, इसलिए क्रिया अंदर वाली नहीं बदलेगी, यानी हमको इज भी उतार देना है। हैप्पी एडजेक्टिव है, हैप्पी भी बदलने वाला नहीं है। तो भैया राम सेज दैट ऋतु इज हैप्पी, ए हमारा वाक्य बना है। राम सेज दैट ऋतु इज हैप्पी। ए भैया था हमारा डीएस अर्थात डायरेक्ट स्पीच। ए बन गया आईएस अर्थात इनडायरेक्ट स्पीच। अब दूसरा डीएस हमारा है, दूसरा डीएस हमारा है, आई से टू राहुल दीपक वाज गोइंग टू स्कूल। ए वाक्य हमारे सामने है। तो आई का तो भैया आई ही रहेगा, अगर आईएस बनाएंगे तो आई रहेगा, क्योंकि रिपोर्टर तो हम बार बार बता रहे हैं नहीं बदलेगा, स्पीकर जिसको कहते हैं नहीं बदलेगा। अब से के बाद टू आया है, इसलिए से तो कटेगा। सेज के बाद टू आएगा तो टेल्स हो जाएगा, से के बाद टू आएगा तो टेल हो जाएगा। तो इस आधार पर यहां पर क्या हो गया भैया? यहां पर हो गया टेल। आई टेल राहुल, आई टेल क्या हो गया? राहुल हो गया। कामा इन्वर्टेड कामा को भगाइए, दैट को लगाइए, इनडायरेक्ट बनाइए, इसी फंडे को अपनाइए। इस आधार पे क्या है? इस आधार पे क्या है कि कामा इन्वर्टेड कामा के आधार स्थान पर क्या आया? दैट आया, क्योंकि असर्टिव का नियम है। कामा इन्वर्टेड कामा आए, भगा दीजिए, दैट लगा दीजिए, इनडायरेक्ट बना दीजिए। अब यहाँ दैट आ गया। अब यहाँ पर क्या आएगा भैया? दीपक जो कि नाउन है। अब आप कहेंगे सर आप नाउन है क्यों लिख रहे हैं, प्रोनाउन लिख के समझाइए ना। तो भैया हमने कहा है सरल से कठिन की ओर चलना है, तो पहले सरल वाक्य देखिए फिर कठिन वाक्य देखिए। तो आज पहला दिन है, इसलिए हम सरल वाक्य ही बताने का प्रयास कर रहे हैं। दीपक, अब क्रिया नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि आगे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म टेल आई है ना यहाँ पे, इसलिए प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में अंदर की क्रिया नहीं बदलेगी, यानी वाज का वाज ही रहेगा, वाज का वाज ही रहेगा, गोइंग का गोइंग ही रहेगा, टू का टू ही रहेगा, स्कूल का स्कूल। कह सर जी बदला कहाँ नहीं आप? तो भैया वाज तो क्रिया के कारण नहीं बदला गया, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब को सपोर्ट करती है, अर्थात वाज के बाद गोइंग आना जरूरी था। प्रीपोजिशन बदलने कोई प्रावधान ही इनडायरेक्ट में नहीं है। स्कूल हमारा नाउन है, ये भी नहीं बदला जाएगा। इस तरीके से दो वाक्य आपके इनडायरेक्ट बन गए। अर्थात आपको समझना है कि यदि प्रेजेंट टेंस है तो अंदर की क्रिया नहीं बदलेगी, यदि प्रेजेंट टेंस है तो अंदर की क्रिया नहीं बदलेगी। अब ऐसे ही आप एक फ्यूचर को वाक्य देख लीजिए, फ्यूचर है तब भी अंदर की क्रिया नहीं बदलेगी। देखने का प्रयास करिए, आप देखिए, इसको आप आगे देखने का प्रयास करें। दो वाक्य हम लिख रहे हैं फ्यूचर में भी। एक तो हो गया सीता विल से कामा इन्वर्टेड कामा
अरुण ड्रिंक्स मिल्क, एक वाक्य हो गया। एक आई सेल से टू यू, कामा इन्वर्टेड कामा, नितिन हैज गॉन टू प्रयागराज। अब आप समझें, यहां पर देखें भैया, बिल क्या है? बिल है भैया फ्यूचर। आप जानते हैं सेल बिल कहाँ आता है? फ्यूचर में। तो अब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात आरबी क्या है? फ्यूचर है। तो रिपोर्टेड स्पीच की जो एक क्रिया है क्या है? बदलेगी नहीं, क्योंकि ये फ्यूचर है। वैसे ही यहां भी देखिए सेल क्या है? फ्यूचर है, अर्थात हमारा आरबी क्या है? फ्यूचर है। तो अंदर की क्रिया भैया बदलने वाली नहीं है। समझने का प्रयास करें। अब कहेंगे आप कि सर नाउन बार बार लिख रहे हैं। भैया हमने आपको बार बार बताने का प्रयास किया। आज पहला दिन है, सरल से कठिन चलना है, तो सरल वाक्य देखिए, कठिन वाक्य अगले वीडियो में आपके सामने आएंगे। तो ध्यान दीजिए, आई का आई रहेगा। पहले पहला वाक्य देख लेते हैं हम। सीता का सीता रहेगा, बिल का बिल रहेगा, से का से के बाद टू आया होता टेल हो जाता बड़कू, आया नहीं है इसलिए से रहेगा। अब कामा को भगाइए, दैट को अपनाइए, इनडायरेक्ट बनाइए, ही फंडा अपनाइए, समझ रहे हैं। अब दैट लग गया। अब अरुण क्या है? प्रॉपर नाउन है। अरुण उतर गया, ड्रिंक्स उतर गया, क्योंकि क्रिया तो बदलने वाली ही नहीं है। अब यहाँ मिल्क हमारा नाउन है भैया। कौन नाउन? बच्चा जानता है ना? हाँ, मटेरियल नाउन। मिल्क क्या है? मटेरियल नाउन है। इस तरीके से हमारा वाक्य भी कंप्लीट हो गया। सीता विल से दैट अरुण ड्रिंक्स मिल्क। अब कहोगे सर आप दैट क्यों ला रहे हैं, इफ क्यों नहीं ला रहे हैं? भैया आप भी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, इफ इंट्रोगेटिव में आता है तो हमारा वाक्य तो भैया असर्टिव है, यानी अफर्मेटिव निगेटिव तो असर्टिव होता है। अगला वाक्य आप देखने का प्रयास कर रहे हैं। अगला वाक्य है आई सैल से। आई सैल से, तो भैया आई सैल से नहीं होगा, आई सैल टेल हो जाएगा, क्योंकि से के बाद टू आया है। से टू दोनों जाएंगे और क्या आएगा? टेल। आई सैल टेल यू। भैया समझिए, से टू आए तो टेल बना देंगे, से टू आए तो टेल्स बना देंगे, से टू आए तो टोल्ड बना देंगे। कब? जब वाक्य रहे अफर्मेटिव और निगेटिव में। कौन सा? इनवर्टेड कामा के अंदर वाला। तो भैया आई शैल टेल यू दैट, आई शैल टेल यू दैट। अब हमारा कर्ता क्या है? कर्ता है नितिन। नितिन भैया यहाँ फ्यूचर है ना, इसलिए हैज नहीं बदलेगा। अगर यही पार्ट होता तो हैज का हैड हो जाता, किंतु यहाँ फ्यूचर है, बदलना ही नहीं है। ग्रामर ने कहा है, हम तो कह नहीं रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रामर हम भी चलते हैं, आप भी चलेंगे, यही रूल है। तो भैया नितिन के बाद जो हैज है कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कंप्यूटर लैंग्वेज जानते हो ना आप? नितिन हैज, अब क्या है? गॉन। नितिन हैज गॉन टू प्रयागराज, जो नया नाम हुआ है भैया, जिसको हम इलाहाबाद पहले कहते थे, वो हो गया प्रयागराज। आई शैल टेल यू दैट नितिन हैज गॉन टू प्रयागराज। तो भैया फिर से समझने का प्रयास करें। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं आरबी, ए प्रेजेंट में है तो अंदर की वर्ब नहीं बदलेगी। ए फ्यूचर में है तो अंदर की वर्ब नहीं बदलेगी। ए पास्ट में है, क्या पास्ट में भैया? ध्यान दे, आरबी ध्यान दीजिएगा, तो अंदर की वर्ब बदलेगी। किंतु भैया वीडियो बहुत लंबा नहीं करना है, पहले आप छोटी छोटी चीज समझें, फिर हम वीडियो आपको और लंबा बनाएंगे और गहराई समझाएंगे, और जो भी आपके कठिन वाक्य हैं उनको भी सरल बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो आज हमारा जो शुरुआती चीजें बताने का प्रक्रिया थी वो क्या थी कि यदि
डायरेक्ट स्पीच के दो भाग हैं, तो आगे वाला रिपोर्टिंग वर्ब होता है, पीछे वाला रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट होता है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, अंदर की क्रिया नहीं बदलेगी। रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, अंदर की क्रिया नहीं बदलेगी। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, अंदर की क्रिया बदल जाएगी। इसके अलावा बहुत चीजें बदलती हैं। प्रोनाउन परिवर्तन होता है, निकटता सूचक शब्द परिवर्तित होते हैं। तो ये सब परिवर्तन होंगे, ये सारे परिवर्तन होंगे, सारे परिवर्तन आपको बताए जाएंगे। इन सारी चीजों के लिए आप अगला वीडियो तक इंतजार करें। आज का हमारा जो वीडियो था यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, खुश रहें, खूब पढ़ें। धन्यवाद।